नमस्कार दोस्तों, स्टोरी स्टेशन में आपका फिर से स्वागत। मैं भारती दीक्षित आपके लिए हर बार कुछ नई कहानी लेकर आती हूँ और इस बार जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है चेहरा जो टंगा रहता है और इसे लिखा है ज्योतिष जोशी जी ने। तो दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। तो सुने हम ये कहानी चेहरा जो टंगा रहता है। दिन, तारीख, महीने और साल बीत जाते हैं, पर आंखों के सामने टंगी तस्वीर नहीं बदलती। भीतर बज रहे राग की रफ्तार कम नहीं होती और रह रहकर बिजली की भांति कड़कती नसों में जो नशा होता है वह जिंदगी के अर्थ बदलता रहता है। सच मानिए, दिन अधिक नहीं बीते हैं, पर मैं उन दिनों को ही जीने की कोशिश करती रहती हूँ। अपनी इस कोशिश में खामोश बने रहना, सब कुछ को अपने ही भीतर गला देना और उनकी प्रतीक्षा के पलों में स्वयं को डुबोकर अनजान बने रहना ही मेरी नियति है। जुलाई की 22 तारीख थी जब उन्हें पहली बार देखा था। दिन ढल गया था और सूरज सर पर खड़ा था। उस दिन स्टूडियो लगभग खाली था। मैं अपनी एक पेंटिंग में लगी थी। एक पुरानी इमारत को धुंध में दिखाने की कोशिश में उलझी थी। रंग तय नहीं कर पा रही थी। बार बार अधूरी आकृति को देखती, कुछ सोचती, न जाने क्यों रह रहकर कांप सी जाती थी। मेरी उधेड़बुन चरम पर थी। मैं कभी उठती, कभी बैठती, कभी चहलकदमी करती, कभी अपनी बनाई अधूरी आकृति को निहारती और घबरा जाती। इसी बीच न जाने कैसे हल्के नीले रंग से भरी प्लेट हाथ से टकराई और नीचे गिर पड़ी। फर्श पर बिखरे रंग में नामालूम सी उभर आई आकृति को औचक देखती मैं जब मुड़ी तो वे मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन्हें सिर्फ उनकी आंखों में देखा और लगा जैसे मैं बेसुध हो गई। रग रग में बिजली से दौड़ गई, पोर पोर में कटीले झाड़ उगाए। कुछ क्षण यूं ही बेसुध रहने के बाद मैं सामान्य हो पाई और जल्दी जल्दी ताम झाम समेटकर घर की ओर लौटी। रास्ते भर उस अनजान व्यक्ति के बारे में सोचती रही। दिल बार बार धड़कता रहा। मुझे हल्का बुखार हो आया था। सबकी परवाह से परे मैं अपने कमरे में पड़ी थी। इसी बीच मम्मी और भाभी में किसी बात पर कहा सुनी भी हुई। मम्मी ने भाभी की बात पकड़ ली तो भाभी ने रंग बदला। इधर दफ्तर से पापा के आने की भी भनक मिली। भाभी के रंग बदलते ही मम्मी अबूझ बनी चुप्पी ओढ़ लेती हैं और पापा शिव शंकर को गुहराते सुनाई देते हैं। मैं उनकी इस चिंता से बेखबर नहीं हूं कि वे जल्दी ही मुझे पराए घर भेजकर निश्चिंत होना चाहते हैं, ताकि आए दिन की चिलपों से फुर्सत मिले और उनके जीते जी ही बेटी का शगुन हो जाए। मैंने जैसे तैसे मुंह झूठा किया और सोने की कोशिश की, पर एक तो उमस, दूसरे देह के ताप से मन उद्विग्न था। रात होने के बाद जब उमस कम हुई तो मैं थोड़ी देर के लिए चादर लपेटे छत पर पहुंची। बाहरी हवा में जाकर बड़ी राहत पहुंची। थोड़ी राहत की सांस क्या मिली, मैं उसी अनजान चेहरे में खो गई। अकेला रहना इतना प्रीतिकर भी होता है, यह तब मेरी समझ में आया। एक अनजान व्यक्ति को यूं ही देख कर लेने से क्या ऐसा भी हो जाता है कि उसमें अपना सब कुछ डूब जाता है? देर रात गए, हौले से अपने कमरे में आई, एक गिलास पानी को गले में उतारा और सोने की कोशिश की, पर नींद का कहीं पता नहीं। बहुत देर तक पता नहीं मैं क्या क्या सोचती रही और इसी उधेड़बुन में सवेरा भी हो गया। सुबह उठी तो पैरों में अकड़न थी, आंखों में जलन और अंदर आग सी कोई
चीज धधक रही थी। स्टूडियो जाने के नाम पर पूरी देह थर्रा उठी। पर ऐसा भी क्या था जो मुझे उसी तरफ खींच रहा था? मैं अब एक पुतला की तरह हो गई थी, जिसकी डोर किसी और के हाथ थी, जो मुझे लगातार खींचे जा रहा था और मैं अपने को अवशमान उसी तरफ बढ़ी जा रही थी। मम्मी और भाभी के बहुत समझाने पर भी मैं नहीं मानी और जरूरी काम का हवाला देकर स्टूडियो की ओर चल पड़ी। पापा और भैया ने भी इस हालत में स्टूडियो न जाने की सलाह दी, पर मैं अपने को पाने की तमन्ना में सबसे बेपरवाह इतनी तेजी से उड़ी कि 10 किलोमीटर की दूरी का अंदाजा ही न मिला। पूरा स्टूडियो फिर खाली और सुनसान था। देखा तो रवि बाबू के साथ वे मेरे सामने खड़े थे। रवि बाबू ने परिचय कराया और हमें वहीं छोड़ दूसरे स्टूडियो की तरफ जाने की बात की। मैं जहां बैठी थी बैठी ही रह गई। उन्हें सामने पाकर मैं कांप गई। अंधेरा सा घिराया। वे भी सामने रखी तिपाई पर बैठे बार बार गला साफ कर रहे थे, जैसे गले में बलगम का थक्का आ बैठा हो। उन्हें एक बार मैं फिर आंख भर देखी। वे क्या क्या कहते रहे मुझे उसकी याद नहीं है। मैं देर तक सांसें रोके उन्हें सुनती रही, उन्हें बार बार देखती रही। उनके होंठ हिल रहे हैं, शब्द उन तक आकर फिसल रहे हैं। वे जब उठे तो जान में जान आई। लगा जैसे मैं आजाद हो गई। पर क्या सचमुच यह मेरी आजादी नहीं थी? अपने को खोना था, इतना कि अपने में कुछ भी न रहे। आगे के जितने दिन वे रहे, किसी न किसी तरह उनसे भेंट होती रही। कभी वे पास आकर काम सराहते, कभी अपने पर ध्यान रखने को कहते। उनके लौटने के दिन भी उनसे मिली थी। कुछ कहने को सोचा था, कह न पाए। वे भी संभाल कर बोलते हुए इधर उधर की बातें ही करते रहे, कुछ कहते न बने। और इस तरह वे चले गए। तब अपने को समझाया, लगाम देने की कोशिश की, पर मन हमेशा हवा में लहराता रहा। काम करते न बना, बातों में लय नहीं रही। बस वही एक चेहरा था जो हर पल आंखों के सामने टंगा रहता और मैं उसमें खोई रहती। एक बार यह तय भी किया कि उन्हें लिखूं, पर नहीं लिखा। फोन करने को जी चाहा, पर वह भी नहीं किया। एक रात सपने में भी आए। नन्हे नन्हे रुइया फाहों से लगते बादलों के बीच उनकी आंखें दिखीं। धीरे धीरे पूरा चेहरा उतर आया। मैं रात के तीसरे पहर में आए इस सपने के टूटने पर अचकचाकर उठ बैठी थी। अपने से लगातार लड़ रही थी मैं। उन्हें अपने मन में मानने लगी थी। लगता काश ऐसा हो सकता तो कितना सुखद होता। मन में परिवार का डर, समाज की मर्यादा, मित्रों की हंसी गहरे उतरती और कंपा देती। इसी बीच उनकी एक चिट्ठी मिली। उसमें जो खास बात थी वह यही थी कि उन्हें भी वैसा ही लगता है जैसा मुझे लगता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मन की शंकाएं मिट गई, पर मैं अब और भी सिकुड़ गई। उनके 2-3 और पत्र आए, फोन भी आए, पर मैं उन्हें लिख न सकी। अपने को तोड़ती रहकर और बहुत सोच विचार कर मैंने उन्हें झटकने की कोशिश की, इसलिए कि मुझे लगता था यह शायद मेरे हित में न हो। एक बार उनसे भेंट होने पर मैंने उन्हें अपने से दूर रहने की सलाह भी दे डाली। उसका असर यह हुआ कि महीनों काम छूटा रहा। मैं मानसिक शांति के लिए घर से बाहर भी रही, अकेले में रोती, अपने को जब्त किए रही। मन में तूफान मचा रहता, आंखें जलती रहती, सीने में धधकती आग लगता कि झुलसा ही डालेगी, और खामोशी से सब कुछ झेलती रही।
और अपने को किसी के आगे खोला तक नहीं। उनको दूर रहने की सलाह देकर उनको कितना दूर कर पाई यह तो नहीं कह सकती, पर उन्होंने हमसे दूरी बरती। हालांकि उन्होंने यदा कदा अवसर भी दिए कि मैं अपने को उनसे बांटूं, पर मैं ठहरी एक जिद्दी, सो हो न पाया कि उनसे दो चार बातें ही कर हल्का कर लूं। अभी यह सब चल ही रहा था कि घर में मेरे रिश्ते की बात ने तूल पकड़ा। मैं कुछ नहीं कह सकती थी, कुछ नहीं कह सकी। शादी हो गई, अब मैं ससुराल में हूं। यहाँ आने के बाद भी उस चेहरे से पीछा नहीं छूटा जो बरबस आंखों के सामने टंगा रहता है, जिसको लेकर ऊक सी उठा करती है। कोई टीस होती है जो उभर जाती है और सारी नसें झंझना जाती हैं। शादी के बाद एक दिन उनसे औचक भेंट भी हुई। नितांत शांत भाव से वे एकटक देखते रहे और सिर्फ इतना कहा, मैं बस शुभकामना ही दे सकता हूं और वही दे रहा हूं, खुश रहो। मैं अपनी उसी पुरानी अदा से मुस्कुराकर सिर हिलाती रही थी। मालूम नहीं वह मेरी मुस्कुराहट भी थी या मेरी पीड़ा का प्रदर्शन, यह कहना मुश्किल है। उस दिन भी उन्हें आंख भर कर देखा, अपने को फिर से संभालने का यत्न किया, अनवरत यही किया भी है। लगातार अपने को झुठलाते हुए जीने की कोशिश में तन कर खड़ी हुई मैं अंदर से कितनी बार दरकी हूं, यह मैं ही जानती हूँ। अब मेरी एक गृहस्थी है, पुरानी जगहें छूट गई हैं, वे लोग भी छूट गए हैं जो कभी अपने थे। अब अपना वह है जो जोड़ दिया गया है, जिसके होने से सब कुछ है, जो न रहे तो सब कुछ लूट जाए। उसकी इच्छा आकांक्षा ही मेरे सपने हैं और उसकी रुचियों में ही मेरा सुख। मेरा सुख क्या है उसे जानना आवश्यक नहीं है। कई बार लगता है कि अपनी नियति मैंने स्वयं निर्मित की है। मुझे यह कहने का साहस क्यों न हुआ कि मैं किसी और को जी रही हूँ। हर क्षण कोई और है जो मेरे साथ होता है। अपने को बार बार छलती रही और त्रास पाती रही। कितनी पक्की और दृढ़ हूँ कि बाहर की हवा भी छू न सके। अब व्यस्त इतना हूँ कि समय नहीं है कि सोचूं कितनी अकेली हूँ, कितना खाली और कितनी कमजोर। फिर भी देर रात गए जब एक बार की नींद उचटती है तो किसी की आवाज कानों को भेदती है। रह रहकर चीखें भी सुनती हूँ और अपनी सपाट से जिंदगी की गांठें खुली पाकर चिहुक उठती हूँ। अपनी ओर से हमने अब सब कुछ खत्म कर दिए हैं, पर जो अंदर से हुक उठा करती है उसका हम क्या करें। मन में किसी को लेकर जो तड़प है उसका क्या हो, उसका क्या हो जो रह रह कर खिलखिला उठता है, और उस चेहरे का जो हर क्षण आंखों के सामने टंगा रहता है। अब रुइया फाहों से बादल ही स्याह दिखाई देते हैं जिनमें चेहरे नहीं होते। बिजलियां झांकती हैं मानो अब भी कुछ बाकी हो जो हम पर टूट कर कसर निकालना चाहती हूँ। इसे आप चाहें जो नाम दें भी या न दें, हमें अब भी इंतजार है उस चेहरे को पाने का जो आंखों के सामने है, जिसमें टंगी दो आंखें मेरे चेहरे को छुपा रखी हैं, जिसकी याद कर मैं अपने को बिसार देती हूँ। उसमें स्वयं को खो देने की तमन्ना अब भी बाकी है, जिसको घड़ी भर जीकर जिंदगी भर की तपिश पा गई। उस आग में होम होना चाहती हूँ। कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ स्थिर है, सिर्फ मैं ही बीत रही हूँ और अपने हट की कीमत अदा कर रही हूँ। आप ही बताएं कि प्रेम क्या वह है जो मुझे मयस्सर है, या कि वह जिसे मैंने अपने ही हाथों जलाया और अब जल रही हूँ।